हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद वीबू। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। In this presentation, we will discuss about process framework and framework activities, which are communication, planning, modeling, construction, and in the last deployment. So, first of all, let us discuss what is process framework. जो फ्रेमवर्क का वर्ड है उसका मतलब होता है किसी चीज़ का एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक स्टैंडर्ड हमें बता रहा है। और ये से अभी हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करें? प्रोसेस, सॉफ्टवेयर को बनाने का जो तरीका है उसमें ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो ज़रूरी हैं जिससे हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है हमें उसका एक मॉडल, एक स्ट्रक्चर पता चल जाए। तो डेफिनेशन भी ये कह रही है, अ प्रोसेस फ्रेमवर्क एस्टैब्लिशेस अ फाउंडेशन फॉर कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोसेस बाय आइडेंटिफाइंग अ स्मॉल नंबर ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़। जो सॉफ्टवेयर के प्रोसेस का फ्रेमवर्क होता है ना, वो हमें उन एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस के जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी फाउंडेशन है, उसको कंप्लीट कर रही होती है। और वो उन एक्टिविटीज़ को जो कंप्लीट कर रही होती है, जो हमें उसकी फाउंडेशन रखने में मदद कर रही हैं, वो कहलाती हैं फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़। They are applicable to all software project regardless of their size or complexity। और ये जो framework activities हैं, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा प्रोजेक्ट कितना ही लार्ज हो, कितना ही स्मॉल हो, कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, कितना ही सिंपल हो, हर तरह के सॉफ्टवेयर में यूज़ हो सकती हैं। The process framework encompasses a set of umbrella activities that are applicable across entire software process। ये जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस का हमें एक स्ट्रक्चर बता रहा है, उनमें फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ के साथ साथ अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ भी यूज़ हो रही होती हैं। अब अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ और फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ का मैं एक डिस्क्रिप्शन और एक डिफरेंस बता रही हूँ। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल कर रही होती है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो एक्टिविटीज़ से रिलेटेड देखा है तो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ ही होती हैं, बट ये कॉमन एक्टिविटीज़ हैं जो हर तरह के प्रोजेक्ट में एप्लीकेबल होती हैं, यूज़ होती हैं। और अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ वो हैं जो हमारी उन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रही होती हैं, उनको सहारा दे रही होती हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। हमारी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम कोई ना कोई अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे होते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन है तो उसका ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, तो वो एक्टिविटी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है। मॉडलिंग उसको डिज़ाइन करने का ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है। बट जो अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ हैं वो उन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रही होंगी बैकग्राउंड में। हम अम्ब्रेला एक्टिविटी के ज़रिए ये इंश्योर कर रहे होते हैं साथ ही साथ कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें कोई एरर ना हो, वो प्रोजेक्ट के शेड्यूल के हिसाब से चल रहा हो, वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेंटेन रखें। आज की ये पूरी वीडियो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ पर डेडिकेटेड है। मेरी नेक्स्ट वीडियो अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ पर डेडिकेटेड होगी। सो लेट्स बिगिन विद फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़। नंबर 1 इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमारा सबसे पहले गोल होता है कि हम अपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करें। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर को किसी तरह इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर पर उन लोगों का असर पड़ रहा होता है। ये लोग हमारे मार्केटिंग मैनेजर हो सकते हैं, हमारे टीम मैनेजर हो सकते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं। ये सारे लोग हमारे सॉफ्टवेयर को अफेक्ट कर रहे होते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने स्टेक होल्डर्स की एक लिस्ट बना लें, एक प्रायोरिटी लिस्ट भी बना सकते हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से स्टेक होल्डर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से लेस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें चाहिए कि हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग अरेंज करें। मीटिंग अरेंज करने का गोल ये होता है कि हम अपने स्टेक होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव को समझें। हम ये समझें कि हमारा स्टेक होल्डर्स हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उससे क्या अचीव करना चाहता है। जैसे कि अगर कोई मार्केटिंग मैनेजर होगा तो वो ये चाहेगा कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करें जिसकी मदद से उसको मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करने में ज़्यादा आसानी रहे, उसमें ऐसे फीचर्स हों जो मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करने वक्त उसको हेल्प आउट करें। तो ये हमारे मार्केटिंग मैनेजर के गोल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। हमें चाहिए कि हम अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करके उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझें। कस्टमर्स हमारे सॉफ्टवेयर में किस तरह की फंक्शनैलिटीज़ चाहता है, किस तरह के फीचर्स चाहता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन दी एंड कस्टमर ने कुछ और बोला और आपने कुछ और बनाया, इसका तो फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि इन दी एंड आपको पैसे इसलिए मिल रहे हैं ताकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करके सही तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करो। जब वो ही नहीं करा तो इसका फ़ायदा ही नहीं है।
और आपको चाहिए कि आप अपने एंड यूजर्स के पर्सपेक्टिव से सिस्टम को सोचें। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा एंड यूज़र्स हों, जैसे उसमें डॉक्टर्स होंगे, उसमें नर्सेज होंगी, उसमें पेशेंट्स होंगे। हर एंड यूज़र चाहेगा कि उसको जो फैसिलिटेट करती हैं, उसको जो हेल्प करते हैं फंक्शंस और फीचर्स वो हों। जैसे डॉक्टर चाहेगा कि उसमें ऐसे फंक्शंस हो जिससे वो अपना शेड्यूल चेक कर सके, अपने अपॉइंटमेंट्स चेक कर सके। इस तरह नर्सेज चाहेंगी कि उसमें भी उनके शेड्यूल्स वगैरह की हो, फीचर्स हों उनको हेल्प आउट करने के लिए। पेशेंट चाहेगा कि उसमें ऐसे फीचर्स हों जिससे वो डॉक्टर्स की लिस्ट देख सके, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट अपना शेड्यूल कर सके। तो हमें चाहिए कि हम हर एंड यूज़र्स के हिसाब से सिस्टम को समझें, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को समझें और फिर हम डेवलपमेंट के बारे में सोचें। जब हमने अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को समझ लिया तो हमें ज़रूरी है कि हम उसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। मतलब ये कि हमने जो रिक्वायरमेंट्स, जो फंक्शंस और फीचर्स कस्टमर ने बताए हैं, हमें उसको वेल डिफाइंड तरीके से डॉक्यूमेंट में लिखना है, ताकि आगे जाके जब हम प्लानिंग की एक्टिविटी में जाएं तो हमारा जो मैनेजर हो उसको प्लानिंग करते हुए आसानी रहे। जब हम डेवलपमेंट की एक्टिविटी में जाएं तो हमारे जो डेवलपमेंट के लिए लोग इंचार्ज होते हैं उनको आसानी रहे हमारी रिक्वायरमेंट्स समझने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं, हमें हेल्प आउट करती हैं आगे की फेजेस में। कम्युनिकेशन के बाद हम प्लानिंग के फेज में जाते हैं। प्लानिंग में हमारा सबसे पहले गोल ये होता है कि हम अपने सॉफ्टवेयर के स्कोप को डिफ़ाइन करें। स्कोप का मतलब होता है कि हम ये डिफ़ाइन करें कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या इनपुट लेगा, हर एक फंक्शन जो होंगे उनके क्या इनपुट होंगे, क्या आउटपुट होंगे। उसके अलावा हम ये डिफ़ाइन करें कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कौन से फंक्शंस जो होगा वो परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बैंकिंग सिस्टम होगा तो वो अकाउंटिंग करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा, कैश विड्रॉ करेगा, तो ये सारे काम उसके फंक्शंस हैं। नंबर 3, वो क्या परफॉर्मेंस करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बैंकिंग सिस्टम है तो वो ट्रांजैक्शन जो है उसका फंक्शन है, बट वो उसकी जो स्पीड है, प्रोसेसिंग टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम है, वो सारी चीज़ें उसकी परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस उसकी हमें टाइम, वो किस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्मेंस है। फंक्शन क्या काम कर रहा है। कंस्ट्रेंट्स, उस सॉफ्टवेयर में कौन सी ऐसी लिमिटेशंस हैं। नंबर 5, रिलायबिलिटी, वो सॉफ्टवेयर कितना ट्रस्टी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई कार के लिए सिस्टम बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट के लिए बना रहे हैं, तो उसमें हमें एक्यूरेसी जो है, रिलायबिलिटी जो है 100% चाहिए होगी, क्योंकि हम लोगों की लाइफ से रिस्क नहीं ले सकते हैं। मगर अगर हम कोई ट्रांसलेटर बना रहे हैं तो हो सकता है उसमें हमें एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं चाहिए हो, उसमें 95% भी चले, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। तो जो रिलायबिलिटी है वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को देख के उसकी परसेंटेज डिफरेंट हो सकती है। प्लानिंग में स्कोप डिफाइन करने के बाद हमारा गोल होता है कि हम फीजिबिलिटी स्टडी करें। जब हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर लिया, इसका स्कोप डिफाइन कर लिया, तो हमें ये स्टडी करना है कि क्या हम इतने फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि हम ये सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर सकेंगे। फिर हम ये देखते हैं क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज का मतलब है क्या हमारे पास इतने स्किलफुल लोग हैं, हमारे पास इतने हार्डवेयर्स हैं, इतने टूल्स हैं, या हमारे पास रीयूजेबल कोड्स वगैरह रखे हुए हैं कि हम ये सॉफ्टवेयर बना सकेंगे, हम टाइम पे ये बना सकेंगे। ऐसा ना हो कि अगर मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हमने सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करा, इन्वेस्टर्स ने हमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया कि ना ये हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन हम जब तक हम वो मार्केट का ट्रेंड भी डाउन डाउन हो गया और हम उसको बना रहे हैं, वो मार्केट में उस वक्त तक आया भी नहीं, हमारे सारे पैसे जो हैं वो ज़ाया हो गए। तो ये सारी चीज़ों को देख के, बिजनेस को देख के कि हमें उससे फ़ायदा होगा या नहीं, हम बना सकेंगे या नहीं, टाइम पे बना सकेंगे या नहीं, ये सारे क्राइटेरिया जो हैं हम फिजिबिलिटी स्टडी में आती हैं हमारी। जब हमने फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, हमने ये देख लिया कि हाँ हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो हम फिर फर्दर प्लान करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पीपल के बारे में प्लान करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। हम लोगों को उनकी स्किल के हिसाब से डिवाइड करेंगे, उन स्किल्स के हिसाब से हम टीम्स बनाएंगे और उन टीम्स के हिसाब से हम लोगों को काम असाइन करेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी में होता भी ये है कि डिपार्टमेंट वाइज लोगों को डिवाइड करा जाता है और लोग फिर अपनी स्किल्स के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो ये सारा काम जो है, लोगों को क्या काम असाइन करना है, किस तरह डिवाइड करना है, ये प्लानिंग में ही आता है। उसके बाद हम ये प्लान करते हैं कि हमारे जो हार्डवेयर और टूल्स हैं हमारे पास अगर रखे हुए हैं, तो हम कौन सी टीम को कौन से हार्डवेयर और टूल्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
या अगर हमें ख़रीदने हमने हमने देख लिया कि हमारे पास नहीं है, तो हम ये पहले से मेंशन कर देते हैं कि हमें ये ख़रीदना है, कब ख़रीदना है ये भी हम मेंशन कर देते हैं। या कभी कभार होता है कि एक डिपार्टमेंट जो है कोई एक सॉफ्टवेयर का टूल बना रहा है और दूसरे डिपार्टमेंट को वो आगे जाके वो यूज़ करना है, तो हम ये भी प्लानिंग में मेंशन कर देते हैं कि टीम ए जो है टीम बी को ये सॉफ्टवेयर का टूल जो है प्रोवाइड करेगी कितने टाइम पीरियड तक। तो ये हमारे इन्वायरमेंट की प्लानिंग में आता है। इन्वायरमेंट की प्लानिंग के बाद आता है रीयूजेबल सॉफ्टवेयर। मतलब ये कि अगर हमने कोई ऐसा हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अगर हमने उसी तरह का सॉफ्टवेयर हमने पहले बनाया हो, हमारे पास ऐसे कोड्स रखे हुए हों जिसको हम मॉडिफाई कर लें दोबारा, तो हम उसको उसको हम एनालाइज करते हैं कि हम उसको मॉडिफाई करके यूज़ करें दोबारा या हम रीयूज़ नहीं करें। या हो सकता है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे छोटे मोटे कंपोनेंट्स हों, उसके कोड्स रखे हुए हों, तो हम उसके बारे में भी डिसाइड करते हैं। या कभी कभार होता है कि मार्केट में ना हमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स चीप प्राइस में मिल रहे होते हैं जिससे हमारा टाइम भी बचता है और बजट भी बचता है, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हम उनको अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ करें या नहीं। तो ये सारी चीज़ें ना हमें डिसाइड करनी होती है, पहले से मेंशन करनी होती है, ताकि आगे जाके जो लोग डेवलप कर रहे हैं उनको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि हमने क्या डिसाइड करा है। अगर हमने पहले से मेंशन ही नहीं करा हुआ तो आगे जाके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। रिसोर्सेज के बाद आता है प्लानिंग में एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड बजट। मतलब ये हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि ओवरऑल हमारा जो सॉफ्टवेयर है हमें कितना कॉस्टली पड़ सकता है। अब ये जो एस्टिमेशन या अंदाज़ा जो हम लगा रहे हैं, ये हम हो सकता है हमने कोई इसी तरह का प्रीवियस प्रोजेक्ट हमने करा हो, तो उसके एक्सपीरियंस से हम ये एस्टिमेशन कर रहे हो। या आजकल बहुत ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा न्यू एस्टिमेशन के मेथड्स हैं, और मेथड्स को यूज़ करके हम अपनी ओवरऑल कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहे हो। और हम अपने ओवरऑल जो हमें बजट दिया हुआ होता है उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि हमें कहाँ यूज़ करना है। अगर हो सकता है हमारा कोई बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोजेक्ट हो, तो हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हों, एक डिपार्टमेंट जो है टेस्टिंग के लिए हो, एक डिपार्टमेंट कोडिंग के लिए हो, एक डिपार्टमेंट हमारा डिज़ाइनिंग के लिए हो। तो हम ये देखेंगे कि कौन से लोगों को हम किस तरह बजट दें, किसको ज़्यादा दें, किसको कम दें। तो ये सारी काम हमारी कॉस्ट और बजट की प्लानिंग में आता है और एस्टिमेशन में भी आता है। लास्ट में आता है कि आप अपना ओवरऑल शेड्यूल को प्लान करो। शेड्यूल को प्लान करने का मतलब ये है कि आप ये डिसाइड करो कि आपको कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। आप हर एक्टिविटी के बारे में सोचो, हर एक्शन के बारे में सोचो कि कब तक कौन सा काम हो जाना चाहिए। आप वर्स्ट के सिनेरियो और बेस्ट के सिनेरियो को माइंड में रख के शेड्यूल प्लान करो, ताकि आप जो सॉफ्टवेयर है वो ऑन टाइम कस्टमर को डिलीवर कर सको। कस्टमर को ऑन टाइम पर सॉफ्टवेयर डिलीवर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइम इज़ मनी। कस्टमर ने आप पे ट्रस्ट रख के आपको ऑर्डर दिया था, आपको ऑर्डर दिया था, तो आपको चाहिए कि आप उस ट्रस्ट को मेंटेन रखो। इसलिए हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है, ताकि आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो स्मूथली जाए और आप ऑन टाइम कस्टमर को डिलीवर कर सको। दिस वॉज ऑल अबाउट प्लानिंग। तो प्लानिंग के बाद आता है मॉडलिंग। जब हमने हर तरह की प्लानिंग कर ली, तो उसके बाद हम अपने सॉफ्टवेयर के एक डिज़ाइन बनाते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को देख के। जिस तरह आर्किटेक्चर एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक डिज़ाइन बनाते हैं, इसी तरह हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसका एक डिज़ाइन बनाते हैं। ये डिज़ाइन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें हेल्प करता है कि हम सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट करने से पहले ही हम उसको एनालाइज कर लें। एनालाइज करने के बाद हम अपनी मिस्टेक्स देख सकें, हम उन मिस्टेक्स को मॉडिफाई कर सकें, हम देख सकें हमारा सिस्टम किस तरह रन करेगा, किस तरह बिहेव करेगा। हम कस्टमर्स को दिखा सकें कि हमने किस तरह सिस्टम को डिज़ाइन करें, और उस डिज़ाइन को देख के हमें फीडबैक दे, अप्रूव करें कि हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स को सही तरह से इम्प्लीमेंट करा है या नहीं करा है। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि आप लोगों ने कोई डिज़ाइन नहीं बनाया और डायरेक्ट आप लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की एक्टिविटी में जंप कर गए, तो अब होगा क्या? केओस होगा। आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर को बनाना स्टार्ट करा और बनाते बनाते आप लोगों ने बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी। बनाने के बाद आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप लोगों के डिज़ाइन में बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो इसलिए बेटर होता है कि आप पहले मॉडलिंग कर लो, इससे आपका टाइम भी बचता है, बजट भी बचता है, और बनाने से पहले ही आप एनालाइज करके अपनी मिस्टेक्स को रिमूव कर देते हो। मॉडलिंग हम प्रैक्टिकली ज़्यादातर यूएमएल डायग्राम के ज़रिए करते हैं। यूएमएल डायग्राम से अगर आप लोग फेमिलियर हैं, तो यूएमएल डायग्राम जो है उसमें हम सिस्टम को डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट नज़रिए से स्टडी कर रहे होते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर क्लास डायग्राम होती है तो उसमें हम सिस्टम के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे होते हैं। अगर एक्टिविटी डायग्राम होती है तो उसमें हम सिस्टम के बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर यूज़ केस डायग्राम होती है तो उसमें हम ये स्टडी कर रहे होते हैं कि हमारा सिस्टम यूज़र से किस तरह इंटरेक्ट करेगा। तो यूजिंग यूएमएल डायग्राम हम लोग मॉडलिंग करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉडलिंग। जब हमारा एक डिज़ाइन तैयार हो गया तो उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में जाएंगे। इसका मतलब है हम रेडी हैं सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए। कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी है इसका गोल ये होता है कि हम सॉफ्टवेयर को बिल्ड करें। अब बिल्ड किस तरह करना है ये वेरी कर सकता है। अगर हम एक जनरली एग्जांपल के तौर पे कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें मोस्ट ऑफ द टाइम कोडिंग करनी होती है। अब कोडिंग भी डिपेंड करता है कि हो सकता है हम कोई सॉफ्टवेयर कोड्स को यूज़ करें, उसको मॉडिफाई करके कोड करें, या हो सकता है कि हम जो है सिस्टम को डिफरेंट मॉड्यूल्स पे डिवाइड करें, कंपोनेंट्स पे डिवाइड करें और फिर जो है डिफरेंट कोडर्स को काम दे दें और फिर वो कोडिंग करें। या ये भी हो सकता है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है हम जो बना रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल है, इसलिए कोई एक बंदा कोडिंग कर रहा है, तो ये वेरी कर सकता है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में जो एक एक्शन है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है टेस्टिंग। जब हमने उसको बना लिया तो फिर हम अपने कोड्स को, अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है। अब सेम सिनेरियो इसमें भी है कि हमारा सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह टेस्टिंग करें। हो सकता है कोई स्मॉल सॉफ्टवेयर बना रहे हो इसलिए हम पूरे सॉफ्टवेयर को एक ही टाइम पे एक साथ टेस्ट कर लें, या ये हो सकता है कि इतना ही लार्ज, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है कि हमने पहले जो है उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग टेस्ट करा जिसको यूनिट टेस्टिंग कहते हैं, फिर हमने उसको इंटीग्रेट करा, फिर हमने पूरा ओवरऑल अपने पूरे सॉफ्टवेयर को एक साथ टेस्ट करा जिसको हम सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। तो ये हमारा टेस्टिंग का मैंने एक जनरली बता दिया। दिस वॉज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन। कि कंस्ट्रक्शन में हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना। इट कैन बी यूजिंग कोडिंग, इट कैन बी यूजिंग टेस्टिंग, और हो सकता है इसमें मज़ीद और कोई एक्शंस हम इंक्लूड करें जिसकी हमें और कोई काम करने की हमें ज़रूरत पड़े कंस्ट्रक्शन करते वक्त, तो वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। बाद आता है डिप्लॉयमेंट। जब हमने एक सॉफ्टवेयर को बना लिया तो हम फिर उसको कस्टमर को डिलीवर करेंगे। अब ये जो है डिफरेंट हो सकता है, या तो हम पूरे सॉफ्टवेयर को कंप्लीट बना के कस्टमर को डिलीवर करें, या तो हम उसको इस तरह बनाएं कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो डाल के कस्टमर को डिलीवर कर दें और बाकी जो उसमें और जो फंक्शंस और फीचर्स डालने होंगे वो बाद में डाल के डिलीवर कर दें उसकी फ़ीडबैक लेके। या फिर हम उसको एक प्रोटोटाइप डिलीवर कर दें, प्रोटोटाइप का मतलब है डमी, वो डिलीवर कर दें और उस प्रोटोटाइप से देख के हमें फीडबैक दे कि हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स को सही समझा है या नहीं समझा। कस्टमर हमें फीडबैक देता है, पूरा सॉफ्टवेयर डिलीवर करा है तो हमें ये फीडबैक देगा कि उसमें एरर्स हैं या नहीं। हमने उसको इनकम्प्लीट वर्जन प्रोवाइड करा है तो हमें ये फीडबैक देगा कि उसको और कौन से फंक्शंस चाहिए और कौन से फीचर्स उसको उसमें ऐड करवाने। हमने उसको प्रोटोटाइप डिलीवर करा है तो हमें ये फीडबैक देगा कि हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स को सही समझा है या नहीं, उसे इसी टाइप का कंप्लीट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए या नहीं चाहिए। कस्टमर हमें फीडबैक दे देता है तो हम उसकी फीडबैक के अकॉर्डिंग अब मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर उसने एरर और बग्स बताए हैं तो हम उसको रिमूव करते हैं, उनकी मेंटेनेंस करते हैं। अगर उसने हमसे कोई मज़ीद फंक्शंस और फीचर्स मांगे हैं तो हम उसको इम्प्रोवाइज़ करके अपडेट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। तो ये ओवरऑल डिप्लॉयमेंट की समरी थी। अब मैंने जितना भी समझाया है उसकी एक शॉर्ट समरी दूंगी। फॉर मैनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ आर अप्लाइड अल्टरनेटिवली। आजकल के ज़माने में मोस्टली जितने भी हम सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऐसा नहीं होता कि उनमें जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं वो हमने एट अ टाइम एक ही बार यूज़ करी। ऐसा नहीं होता कि हमने एट अ टाइम एक ही साथ पूरी प्लानिंग कर ली। ये जो एक्टिविटीज़ हैं फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड मैनर में यूज़ हो रही होती हैं। मतलब ये कि अगर हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम दोबारा प्लानिंग की एक्टिविटी में जाके अपना स्केड्यूल को दोबारा अपडेट करें, दोबारा अपनी कॉस्ट को अपडेट करें। तो ये पॉसिबल है रिपीटेड मैनर में इन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को यूज़ करना। और प्रैक्टिकली बोलें तो आजकल जितने भी प्रोसेस मॉडल हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिपीटेडली यूज़ हो रहे होते हैं। Secondly, overflow of activities, action and tasks and the interdependencies might be different for another project. ये जितनी ही मैंने आपको अभी एक्टिव फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ डिस्क्राइब करी हैं, ये जिस ऑर्डर में
यूज़ हो रही हैं, जैसे कम्युनिकेशन के बाद प्लानिंग, प्लानिंग के बाद कंस्ट्रक्शन, फिर डिप्लॉयमेंट। ये ज़रूरी नहीं है हमेशा इस ऑर्डर में यूज़ हो, ये ऑर्डर चेंज हो सकता है। इसी तरह ये जिस तरह एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक दूसरे पर इसी तरह डिपेंड करें। हो सकता है आगे जाके प्लानिंग कम्युनिकेशन पर डिपेंड ना करे, तो ये वेरी करते हैं हम जब इन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस मॉडल में यूज़ कर रहे होंगे। इसी तरह इनके अंदर जो काम है, हो सकता है उनमें कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो रहे हो, या जो मैंने काम अभी बताए हैं प्लानिंग में, कम्युनिकेशन में, हो सकता है इनमें से कोई एक दो काम कम हो रहे हो, तो ये भी डिफरेंट हो सकता है। तो अगर इसको समराइज करें तो इसका मतलब ये है कि ये जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं, इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज नहीं होता। जैसे कम्युनिकेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव जो है पूरे रिक्वायरमेंट्स को समझना, प्लानिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरा प्लान करना, ये ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होता, मगर इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का मेथड वो चेंज हो सकता है। तो ये ओवरऑल कंप्लीट समरी थी हमारी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ की। थैंक यू, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ शेयर करें मेरे चैनल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड लास्ट थिंग दैट आई एम ऑल्सो फ्रीलांसर इन फाइवर। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ आप लोग मुझे वहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट टाइम।